नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विडिकी में। चलिए तो आज हम एक नया आपका सेशन जो है आपका प्रीवियस ईयर चलता है बाल विकास का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। वो आज एक नया पेपर सॉल्व करेंगे अपन। क्या करेंगे? नया। और ये आपका रहेगा, याद कर, 9 जनवरी का। ठीक है, 9 जनवरी 2023 में आपका पेपर हुआ था सीटेट ऑनलाइन, उसका पेपर है जी। आपको इतना ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या है आपको, तो ये रामबाण पीडीएफ अभी ऑफर चल रहा है, आपको 49 में मिल रहा है। इसमें पूरी थ्योरी को चित्र के माध्यम से दर्शा गया, 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और 800 क्या है इसमें क्वेश्चन भी रहेंगे। साथ में आपको इसमें क्या रहेंगे, साथ में आपको इसमें वीडियो वगैरह भी रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे तो ये आपको याद रखना। इसमें साथ में आपको क्या वीडियो भी मिलने वाले हैं अभी 10 तारीख के पहले पहले। और ये आपका 49 में है, 12 घंटे, 11 से 12 घंटे का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको थ्योरी भी समझाई जाएगी और क्वेश्चन वगैरह 800। ठीक है, तो ये 12 घंटे की है। तो ये अभी 49 रुपये में, ये समझ लो आपको ये आपको ईबीएस का कोर्स मिल रहा है, एक तरह से क्या मिल रहा, कोर्स। तो आप इसको खरीद सकते हो, 10 के बाद ये बढ़ जाएगा। और ये 30 टेस्ट जो आपको इंपोर्टेंट है, आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करना है, तो ये आपको 99 रुपये की मात्र मिल रही है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। अब देखो, अब इसके बाद पेपर करने वाले हैं सॉल्व। चलो इसका आंसर आपको देते चलना है, साथ साथ में आपको आंसर देना है। ठीक है, और कमेंट में बताना कितने सही हुए। देखो, बाल विकास के क्षेत्र विकास बताया था क्या है, एक गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, क्या बताया था हमने, गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये क्या होता है विकास, एक गुणात्मक परिवर्तन है जो गर्भाशय से कहाँ चलता है आपका जीवन पर्यंत। ठीक है, हाल ही के सिद्धांत यह सुझाव करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो बताओ, बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक रूपता का सिद्धांत होता है आपका, विभिन्नता का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। तो उनमें क्या होता है, क्या बातें बताई गई, बताओ। सुझाव करता है कि बाल विकास किससे प्रभावित होता है, अनुवांशिकता से, बिल्कुल सही है। पापा की हाइट छोटी है तो बच्चे, तो विकास प्रभावित होगा, बिल्कुल सही है। शिक्षा भी, अगर शिक्षा अच्छी मिलेगी तो उनका विकास अच्छा होगा, नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। और संस्कृति, वहां का जो समाज वगैरह है, अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसके लिए विकास के मार्ग और खुलेंगे, वरना नहीं होगा। और सामाजिक नीतियां भी समाज के द्वारा बनाए गए कानून वगैरह भी विकास को प्रभावित करेंगे। जैसे कोई समाज ने ऐसे नियम बना दिए कि लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो वो विकास को प्रभावित करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल शानदार, एक होगा डी आपका। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 सभी आंसर इसके एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है, इतना आगे समझ में। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। इसका बताओ, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, कोई बताएगा? देखो, अब व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व होता है। अव्यवस्थित होता है तो ये तो गलत हो जाएगा, अव्यवस्थित नहीं होगा। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, नहीं। कोई पहले पढ़ता है, मतलब कोई पहले सीख जाता है चीजें, कोई बाद में सीख पाता है, तो एक समान से नहीं होता है। केवल विद्यालय के परिणाम से होता है तो ये नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का विकास परिवार में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है। तो ये भी क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या। ठीक है, तो इतना आ गया समझ, तो थोड़ा जुकाम हो गया। ठीक है, तो इसका है व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। मतलब एक व्यवस्थित तरीके से होता है। पहले बच्चा क्या करता है, पहले सिर पर नियंत्रण करेगा, फिर हाथ, फिर पैरों, तो इस तरह से होता है क्रम वाइज। और क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, अपने आप में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग टाइप से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलो इतना आगे समझ, इसका बताओ। छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक संस्था कौन सी, हमने बताया था समाजीकरण की एक होती है प्राथमिक संस्था। क्या होती है, एक प्राथमिक संस्था बताएंगे आपको, और एक होता है द्वितीय संस्था। ठीक है, तो प्राथमिक संस्था कौन सी होती है, तो प्राथमिक में कौन आएगा, परिवार, परिवार हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए। और द्वितीयक में क्या आएगा आपका, पुस्तकालय, तो ये आएंगे आपके पुस्तकालय। ठीक है, सही आंसर दिया आपने। ठीक है, और कौन कौन आता है, परिवार हो गया प्राथमिक में, समाज हो गया, मित्र हो गया, रिश्तेदार हो गया, पड़ोस हो गया, ये आते प्राथमिक। द्वितीय में कौन आएगा आपका, विद्यालय हो गया, विद्यालय हो गया। इसके बाद मीडिया हो गया, किताबें वगैरह हो गई। ठीक है, तो एक कौन होते हैं, ये आपके मंदिर वगैरह हो गया। ये द्वितीय संस्था होती है जहां पर बच्चे का क्या होता है, समाजीकरण होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका ए ऑप्शन होगा, क्या होगा आपका ए ऑप्शन। चलो इतना आगे समझ, इसका आंसर बता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेता है, कोई बताएगा इसका आंसर। संवेदीगामक, गत्यात्मक होता है, पूर्व संज्ञात्मक होता है, मूर्त संज्ञात्मक,
या औपचारिक। तो जी हमने बताई थी जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा, यहाँ पर क्या होता है, वस्तुस्थिति का गुण होता है। क्या होता है, वस्तुस्थिति। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और जी क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है बच्चा क्या करता है, यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल खेलता है, संकेतों का प्रयोग करता है, जैसे चित्र वगैरह बनाना। ठीक है, उल्टे सीधे बना देता है। और यहाँ पर होता है, सही होगा, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इस समय का निर्धारण कर लेता है, भविष्य का हो गया तुम्हारा, भविष्य वर्तमान वगैरह। ठीक है, दिनांक वगैरह। ठीक है, और इसके बाद क्रम वगैरह, भार में अंतर करने लगता है। ठीक है, आयतन में अंतर करने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अमूल चिंतन भी हो जाता है, सॉरी मूल चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर परिकल्पना करता है बच्चा, क्या करता है, परिकल्पना करेगा एक तो। ठीक है, उसके बाद जटिल समस्याओं को सॉल्व करेगा, क्या करेगा, जटिल समस्याओं को हल करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और यहाँ क्या करेगा, अमूर्त चिंतन भी करेगा। ठीक है, अमूर्त चिंतन करेगा। तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। ठीक है, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो इसका बताओ, इसका क्या होगा, जीन पियाजे के सिद्धांत के में चिंतन की बुनियादी नीतियों को किस, चिंतन मतलब क्या होता है, विचार करना, जो मस्तिष्क से विचार करते ना अपन। ठीक है, तो उसका होता है। तो बताओ जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती है उनको क्या बोलते हैं, कौन सी क्रियाएं। तो ये तो तुम लोग लंका लगा दोगे इसकी, इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ए स्कीमा होता है जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। इसमें 2 टर्म याद रखना, एक तो होता है समायोजन, समायोजन, और एक होता है आपका समावेशन। ये क्या होता है दोनों टाइम, इसमें क्या होता है, इसमें पुराने ज्ञान में क्या करना, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ देना, नया ज्ञान जोड़ देना। और इसमें क्या करना, जो तुम्हारा ज्ञान है उसमें परिवर्तन करना। तुमने कुछ चीजें हैं जो उल्टी सीधी पढ़ ली थी, उसमें क्या कर दिया तुमने, परिवर्तन, तो होता है समायोजन। पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना क्या होता है, समावेशन। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब लेबास को, अभी है लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देते हैं। तो बताओ लेब वाइगोत्स्की ने, ये कहाँ के थे, ये रूस के थे। इन्होंने बोला था जो बच्चे का विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के द्वारा ही होता है। ठीक है, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, समाज। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पाड़ का मचान। ठीक है, स्क्रिप्ट होल्डिंग, तो ये भी नहीं दिया था। ठीक है, तो बता इनका क्या होगा, तो इन्होंने क्या बताया था, संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो किसके अकॉर्डिंग, जो संस्कृति है उनका, सामाजिक संस्कृति है, कैसे क्या रह रहे बच्चे, उसके द्वारा ही होता है। ठीक है, इतना आगे समझ में, तो ये होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। ठीक है, चलो इतना आगे समझ में। चलो ये भी आपको चीज टर्म याद रखना। लेब वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की विज्ञान में किसकी भूमिका पर बल दिया है, कोई बताएगा। लेब वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, क्या होगा इसका, भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व होता है या सहज क्रियाएं होता है, स्कीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, ए। इन्होंने बोला था, इन्होंने भाषा पर विशेष बल दिया था। इन्होंने बोला था अगर भाषा आप सीख गए तो आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, जो आपका मानसिक है, वो ज्यादा तीव्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने किस पर दिया था, ये आएगा आंसर। ठीक है, और ये स्कीमा किससे जुड़ा है, ये जीन पियाजे से जुड़ा है। ठीक है, इतना आगे समझो। चलो नेक्स्ट बताओ। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, कोई बताएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत एक तो आपके इन्होंने दिया था, किसने दिया था, तो याद रखना, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था आपके एक तो जीन पियाजे, ये लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें से 3 स्तर बताए थे। ठीक है, और कमेंट में बताना 6 चरण बताए थे। चलो ये कहाँ के थे, आपके अमेरिका के। ठीक है, तो इनके द्वारा, इसके अलावा भी किसने दिया था, नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है, क्या अच्छा है, नैतिक विकास मतलब क्या होता है, क्या अच्छा है क्या खराब है, क्या अच्छा है और क्या खराब है। ठीक है, यही होता है। तो इनके अलावा किसने दिया था, तो याद रखना जी है आपके कौन से, जीन पियाजे जी। ठीक है, इन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया था
जो बच्चा में होता है अवस्था के अकॉर्डिंग क्या होती है, उसमें नैतिकता आती जाती है। ठीक है, इन्होंने अवस्था का सिद्धांत भी दिया था। चलो इतना हो गया। इसके अंदर इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन के बच्चे को आगे बढ़ना है तो उसको पुनर्बलन देना चाहिए। और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों, मतलब जो वो पढ़ा रहा है, जो शिक्षण सहायक सामग्री जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है के बारे में किस प्रवृत्ति का होना चाहिए, बताओ इसमें क्या होना चाहिए। जो शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसमें क्या होना चाहिए, जड़ होना चाहिए, दृढ़, तो ये गलत होगा। गैर लचीला भी हो जाएगा, गलत। अनजान, तो क्या होगा, उसको जो भी पढ़ा रहा है वो क्या होता है, सुनम, सुगम्य होना चाहिए। सुगम्य मतलब लचीला होना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से क्या कर सके, चीजों को समझ सके। तब क्या होगा, तब बेहतर अधिगम होगा। क्या होगा, बेहतर अधिगम होगा। बेहतर अधिगम तब होगा जब वो क्या करेगा, इस टाइप से कोई काम करेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी। चलो इसका बताओ। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना की जाती है, हमने बताया था आईक्यू लेवल। क्यों आलोचना की जाती है, क्योंकि एक तो ये वातावरण को नजरअंदाज करता है। ठीक है, तो इसका बताओ। क्वेश्चनों का विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से घिसित है। बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवरोधन है। संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का तीसरा है प्राकलन। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष रूप से क्या है, ये पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिमी देश है, ये वाला अपना भारत है तो ये पूर्वी देश होते हैं, ये पूर्वी सभ्यता होती है, पश्चिमी सभ्यता। और पश्चिमी सभ्यता में कौन आ जाता है, यूरोप महाद्वीप, यूरोप के देश हो गए आपके, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल वगैरह हो गया। ठीक है, ये सभी आते हैं आपके पाश्चात्य, तो उससे ग्रसित है। ये मानते हैं कि बुद्धि पर किसी भी वातावरणीय कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है, पड़ता है बुद्धि। अगर तुम्हारे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि भी अच्छी काम नहीं करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। अभी कथन ए है, अब क्या है इसमें, तो देखो, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है, ठीक है, तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन, बिल्कुल सही है। अगर कोई फंस रहा है बच्चा तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए टीचर को। ठीक है, कि तुम कर सकते हो, तो ये तो सही है। आर क्या है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों में सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं, तो ये गलत होगा। ये कम से कम नहीं होगा, क्या होगा, जब अधिक से अधिक अपेक्षा रखेंगे तब उनमें क्या होगा, तब उनमें जो होगा विकास होगा। ठीक है, वो क्या होगा, अच्छा होगा। तो क्या होगा इसमें, ए तो सही है। क्या होगा इसका आंसर, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, आ गया समझ में, तो जी आपको याद रखना। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल शानदार, तो तुम लोगों ने एकदम सही बताया आंसर। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो याद रखना इसका ए तो सही है लेकिन आर क्या है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। चलो इतना हो गया, नंबर बताना है आपको। ठीक है, 30 में से आपके कितने प्राप्त हुए हैं, और आपको ये भी बताना है जब से हमने आपको प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करवाया है तब से आप में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, बताना है आपको। ठीक है, कुछ आपको आया क्या, बाल विकास हो गया आपको, पर्यावरण में कुछ बना क्या, आपने सीखा है क्या कुछ, इतने दिनों से हम क्लास ले रहे हैं जब से आपको बताना है। ठीक है, आपको कितना परिवर्तन हुआ है, आपको कितना आने लगा है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना। चलो, जेंडर निर्मित है जबकि लिंग है। देखो, जेंडर हमने बताया था, जेंडर रूढ़िवादिता बताया था ना, तो ये किसके द्वारा निर्मित होता है, कोई बताएगा, बताओ जल्दी इसका आंसर बताओ। तो आपको बताना सामाजिक और जैविक होता है, सामाजिक जेंडर होता है और लिंग जैविक होता है, सामाजिक होता है, नैतिक होता है, नैतिक होता है, सामाजिक या जैविक। तो इसका सही आंसर बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही है, आपने बताया क्या, बी। तो याद रखना ये है ए, सॉरी। तो जो जेंडर होता है इस समाज के द्वारा बनाया जाता है, सामाजिक होता है। ठीक है, समाज के द्वारा कुछ रूढ़िवादिता है, जैसे कि लड़के लड़कों की तुलना करते हैं इसमें, लड़की ये कर सकती हैं, लड़के वो कर सकते हैं। ठीक है, और जैविक क्या है, लिंग क्या है, जैविक। लिंग मतलब जो आपका जेंडर रहता है, पुरुष या महिला, तो वो क्या होता है, बायोलॉजिकल। कैसा होता है, बायोलॉजिकल। ठीक है, तो ये होता है आपका। चलो इतना आ गया, तो क्या होगा इसका ए आंसर होगा। चलो इसका आंसर बताओ। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं
में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए, कोई बताएगा। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज मतलब सभी सहज मतलब आसानी से सीख सकें और सुगम तरीके से। तो बताओ प्राथमिकता सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए, तो मिटा देना चाहिए उनको। तो एक अनदेखा करना भी गलत होगा, ठीक है, दमन करना भी गलत होगा। तो क्या करना, उनको विभिन्नताओं को उन्हें महत्वपूर्ण मानना है, क्योंकि हर बच्चा क्या लेता है, हर बच्चे में कुछ अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, हर बच्चे में टैलेंट अलग होता है। तो उनको क्या करना, तुम्हें महत्वपूर्ण मानना है, उसी के अकॉर्डिंग आगे उनको क्या करना है, अधिगम कराना है, ठीक है। तो उससे क्या होंगे, बच्चे में अच्छा बेहतर तरीके से क्या होगा, अधिगम होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर ए। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, आकलन मतलब क्या होता है, जो एनालिसिस होता है लास्ट में होता है आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों की अंक की व्यापकता करना, ये गलत होगा, ठीक है। विद्यार्थियों के सीखने की प्रकृति के प्रति समझ बनाना, संभव असफल और असफल विद्यार्थियों की पहचान करना भी गलत होगा, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना भी गलत होगा। इनमें क्या करना चाहिए अपन को, विद्यार्थियों के सीखने की प्रकृति के प्रति क्या समझ कि मतलब अपन को आकलन इसलिए करना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा है। जैसे हम आपसे पढ़ाएं और हम आपसे क्वेश्चन पूछें, तो हम जब आप आंसर बताओगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने कितना सीखा है, आप में कहां पर कमी आ रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल पर अधिगम देंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, जहां पर बच्चा स्वयं से कार्य करता है, स्वयं से कार्य करता है, अपसारी चिंतन करता है, एक समस्या को कई तरीके से सोचता है, प्रैक्टिकल करता है, प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो बताओ इसका क्या होगा, प्रोत्साहित करती है, कौन सी है। प्रश्न का तुरंत उत्तर देना, ये गलत होगा। विद्यार्थियों को विचार हेतु समय देना, हो सकता है। विद्यार्थियों के बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, ये गलत होगा, ये तो रटने वाली चीजें हैं। अंत निरुत्साहित नहीं करना, उत्साहित करना, तो ये गलत होगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, कि मतलब उनको क्या देना चाहिए, आपको समय देना चाहिए। कोई भी समस्या दी है तो उनको आप समय दो कि देखो आपको इतना टाइम मिला है, आपको इसको सॉल्व करना है, इस समस्या को सॉल्व करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, ठीक है। क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल सही। चलो ये फिर से आपको एक बार याद रखना इसके बारे में, क्योंकि ये बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस बार आप लोग क्या हो जाएं, सभी लोग आप लोग सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। इस बार क्या हो, सभी का सिलेक्शन हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम मात्र 99 रुपए में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ये 30 प्रैक्टिस सेट हैं, आप लगाओगे ना तो आपको बेहतरीन स्कोर प्राप्त होगा, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो उसमें बोला गया है सुविधा वंचित समूह। सुविधा वंचित क्या होता है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं कुछ बच्चे, आर्थिक रूप से, कुछ शारीरिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, वो होते वंचित समूह में आते हैं। रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन मतलब उनको एक साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होगा, अवरोध होगा। उसने बोला अवरोध, बाल केंद्रित उपागम के द्वारा अवरोध नहीं होगा, रचनात्मक के द्वारा भी अवरोध नहीं होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना भी नहीं होगा। लेकिन आपने रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणा बना ली कि नहीं ये बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, तो ये प्रथाएं क्या करेंगी, उनके अधिगम में क्या करेंगे, बाधा अवरोध उत्पन्न करें। पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है। पठन वैकल्प मतलब होता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होता है। तो बताओ किसके कौशल में ये चुनौती बनेगा। तो इससे क्या होगा, लिखने में प्रॉब्लम आती है, किसमें, तो सही आंसर बताओ जल्दी से, लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो स्क्रैच बनाना बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है। आ रहा समझ में, क्या होगा, स्क्रैच बनाना। तुम कोई भी चीज बना रहा है तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तुम्हें कौन सी बीमारी है, पठन वैकल्प मतलब डिस्ग्राफिया की। वाचन में क्या आता है, वाचन मतलब कि पढ़ने में आता है डिसलेक्सिया, इसमें वाचन में आता है, ठीक है। इसके बाद होता है डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिस्थीमिया। थीमिया में क्या होता है, तनाव, तनाव उत्पन्न होता है इसमें, तनाव, तनाव होता है। और डिसकैलकुलिया में होता है डिसकैलकुलिया, ठीक है। इसमें होता है गणित संबंधी, गणित संबंधी समस्याओं को देखना, गणित संबंधी जो समस्या है उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, ठीक है। बस सही बताया तुम लोगों ने। चलो इसका आंसर बताओ। देखो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहजता मतलब दृष्टिबाधित जिनको देखने में क्या रही, देखने में दिक्कत आती है, मतलब कम देखते हैं,
देखने में कम दिक्कत आती है। तो क्या साथ सजगता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? जितने अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचना श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। अरे लिखोगे तो उसको देखोगे कैसे, क्योंकि उसको वैसे ही कम दिखता है, तो ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। कक्षा में समय तक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। चलो इसके बाद देखते हैं, लिखित सूचना को मौखिक, ये गलत होगा, बाधित नहीं करना, उसको सहयोग देना है। लिखित सूचनाओं का मौखिक रूप से संप्रेषण करना बिल्कुल सही है। तो तुमने जो लिखी सूचना है उनको क्या करना चाहिए, पढ़ के बताना चाहिए, क्योंकि वो सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता, तो ये होगा। इन्हें बता दो केवल तो ये गलत हो जाएगा, केवल बहुत ही सरल से कार्य देना चाहिए, तो ये होगा। ठीक है, तो लिखित सूचना को क्या करना चाहिए, मौखिक रूप से संप्रेषित करना, ये सही होगा आपका सी आंसर। ठीक है, क्या होगा सी। अच्छा, सौलीनता ऑटिज्म, इसमें बताया था ना, सौलीनता विकार क्या होता है, इनको बोलते हैं ऑटिज्म, मतलब ऐसे बच्चे जो स्वयं में लीन होते हैं, क्या होते हैं, स्वयं में लीन होते हैं। ये मस्तिष्क संबंधी विकार है, स्वयं में क्या होते हैं, लीन होते हैं, खोए रहते हैं, टीचर कहीं पढ़ाता है उनका दिमाग कहीं जाता है। तो ये होता है तुम्हारा 0 से 3 वर्ष तक पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बच्चे को संप्रेषण करने में प्रॉब्लम आती है। संप्रेषण मतलब क्या होता है, एक दूसरे को विचारों को समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आवेगशील नहीं होता है, ये आवेगशील किसमें होता है, ADHD, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें आवेगशील होता है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये होता है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। ये क्या होता है, इसमें होता है अवरुद्ध, वो संप्रेषण आता है उसको सही से समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो सौलीनता में ये होता है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, क्या आएगा, सी आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं अभी। आज तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, तो इस तरीके से आज मैं आराम से बोला हूँ। ठीक है, आपको आज मैनेज करना है। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार के परिलक्षित होती है, कोई बताएगा? मतलब प्रतिभाशाली बालक मतलब जिनका IQ लेवल कितना होता है, 140 प्लस, जो क्या करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं। अपसारी मतलब ऐसा चिंतन करते हैं जो एक समस्या को कई बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, कई तरीके से सोचते हैं। तो बुद्धि का निम्न स्तर नहीं होता है, बोधगम्यता का उच्च स्तर, आसानी से छोड़ देना, ये गलत होता है। छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता नहीं होती है, ये क्षमता होती है। तो सही आंसर होगा बोधगम्यता का उच्च स्तर, मतलब इनको चीजों को याद करने में, समझने में इनका क्या होता है, उच्च स्तर होता है। ये लोग क्या करते हैं, तीसरी क्लास की मैथ मतलब 8वीं क्लास की मैथ को तीसरी क्लास में लगाने लगते हैं। इस टाइप से उच्च स्तर की जो कक्षा है उनका ये अपने आप में अनुभव, मतलब वो पढ़ने लगते हैं जब इनका अंदर कौन सी बुद्धि होती है, प्रतिभाशालीता। अब इसका आंसर बताओ। अभिकथन एक क्या है, विद्यालयों को नवीन ज्ञान, बिल्कुल सही आंसर देते चले, बिल्कुल ठीक है। विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ चर्चा पर बल देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नवीन सही है, बिल्कुल लक्षित जो पाठ चर्चा उस पर बल देना चाहिए, नवीन ज्ञान के सृजन के लिए लक्षित पाठ चर्चा पर बल देना चाहिए। और है बच्चों को में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। देखो नवीन ज्ञान का सृजन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और क्या होता है, सहयोग और नवीन ज्ञान के सृजन की क्या होती है, उनके अंदर कैपेसिटी होती है। तो जे भी आपका क्या होगा, सही होगा। मतलब ए और आर दोनों सही है, क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो जे होगा आपका ए आंसर। विद्यार्थियों को किस पर बल देना चाहिए, बताएगा कोई? विद्यार्थियों को किस पर बल देना चाहिए? सीखी हुई सामग्री को ज्यों का त्यों कह देना, ये गलत होगा, रटना नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से सीखना, तो विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक तुम्हें नहीं रटवाना नहीं है। संदर्भ रहित अधिगम मतलब जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, वो तुम समझा रहे ऐसा, तो वो नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, रचनात्मक अधिगम करवाना है। ठीक है, रचनात्मक अधिगम मतलब क्या होता है, बच्चा स्वयं से करेगा काम, स्वयं से सीखेगा। ठीक है, अपसारी चिंतन करेगा, अलग अलग तरीके से काम करेगा। तो इसको तुम्हें क्या करना है, विद्यालयों को बढ़ावा देना है, ना कि चीजों को रटवाने मटवाने पर बढ़ावा नहीं देना। ठीक है, तो क्या होगा इसका, डी होगा। चलो इसका आंसर बताओ। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या मत, प्रेरक मतलब जो आपका सीखने वाला है उसके परिवेश सृजित करने के लिए तो क्या करना चाहिए, 100 अधिगम के लिए अवसर को कम कर देना चाहिए, ये गलत होगा। 100 आकलन हेतु अवसर देना चाहिए, प्रतियोगी भावना बढ़ा देना चाहिए, गलत होगा। मानकीकृत पाठ चर्चा तो वैसे नेगेटिव होता है, तो सही है क्या है, उसको स्वयं आकलन हेतु क्या देना, अवसर देना, ताकि वो प्रेरक अधिगम अच्छा होगा। मतलब जो सीख रहा है उसको अगर तुमने स्वयं से आकलन हेतु अवसर दे दिया, स्वतंत्रता दे दी, तो वो क्या होगा, उसका जो अधिगम है वो स्थायी होगा, अधिक समय तक होगा, लंबे समय तक होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। ये फिर से आ गया आपका अभिकथन वगैरह।
ठीक है, तो इसमें क्या है आपका अभिकथन ए, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योगात्मा का सतत संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित। सतत तो क्या होता है, तुम एक ऐसा एक मतलब एक लक्ष्य तुमने बना दिया, उसको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि तुम्हें इसी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर, मतलब एक तुमने एक रूपरेखा दे दी कि तुम्हें इसके तहत काम करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। योग्यता का स्तर संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ आप लोग सभी, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। 24 का आंसर बताओ, बिल्कुल सही जा रहा है, क्या बता रहे हैं आप लोग। तो ये क्या होगा आपका, एक तो पहला गलत होगा। और योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य, योग्यता का अस्तित्व मतलब क्या होता है, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अभिप्रेरित करना होगा। योग्यता का अस्तित्व जैसे योग्यता है, योग्यता के आधार पर तुम्हें अलग अलग नहीं करना उनको, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये और दोनों क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होगा, बताओ ऐसा कौन सा है जिसके द्वारा समस्या समाधान में तुम्हें अवरोध उत्पन्न होगा। तो लचीलापन से नहीं होगा, अपसारी चिंतन से कैसे होगा, तुम उसको समस्या को समझोगे, विमर्शात्मक लेखन तुम विमर्श करके लिख रहे हैं तो उसका भी अवरोध नहीं होगा। लेकिन कार्यात्मक विस्तृतता, तुमने क्या कर दिया, विस्तृत कर दिया, तुमने एक वो बना लिया धारणा के इस तरीके से अपन को एक ही मेथड से करना है, तो वो तो अवरोध उत्पन्न होगा ही आगे चल के। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही आप लोगों ने ए दिया है, आंसर क्या लिया है आपका, ए आंसर। चलो इसका आंसर बताओ, फिर से आ गया अभिकथन। तो देखो अब क्या है, अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान, बिल्कुल भ्रांति मतलब क्या होता है, वो जो बच्चे रहते हैं ना, कुछ बचपन में क्या कुछ धारणा बना लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी स्थान के बारे में। ठीक है, पहचान कर लेते हैं कि इस स्थान पर भूत रहता है, इस टाइप से उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल सही है, आपको उनको अनदेखा नहीं करना है, अगर उसने धारणा बनाई है तो उसको बोलना है कि आपने ऐसा क्यों सोचा है, तो उस पर चर्चा करनी है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में है, बिल्कुल सही है। इसमें जब तुम्हें भ्रांति पता होगा तो तुम समझोगे यार बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा, सही है, क्योंकि वो किसी चीज से डर रहा है। ठीक है, तो उनको क्या कर सकते हो, तुम दूर कर सकते हो। तो अवधारणाओं के रूप में है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में क्या होती हैं, अर्थपूर्ण होती हैं। तो क्या होगा बताओ इसका, तो दोनों क्या है, सही हैं, और आर ए की क्या है, सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की परफेक्ट व्याख्या भी करता है। अच्छा ये बताओ, भावना है जो हमारे इमोशन होते हैं, हमारी फीलिंग होती है, हमारे इमोशन होते हैं ना, रोना हो गया, हंसना हो गया, हमारे प्यार हो गया, घृणा, तो ये भावनाओं के बारे में बताओ। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि अधिगम को भी प्रभावित करती हैं और स्मृति पर भी प्रभाव पड़ता है, तो ये बोला नहीं होगा, तो ये गलत हो जाए। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही स्मृति को भी, मतलब हमारा अधिगम को भी साथ में सीखने को भी प्रभावित करेगा और साथ में हमारी जो मेमोरी है तो उसको भी क्या करती है, प्रभावित करती हैं, और ये तो गलती हो जाएगा, ना तो अधिगम और ना ही। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। विद्यार्थी सीखने के विधि अभिप्रेरित होते हैं यदि, अच्छा ये बताओ विद्यार्थी सीखने के लिए कब अभिप्रेरित होंगे, कोई बताएगा। आप कब होंगे, यदि कार्य कैसा हो, अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनका जीवन से संबंधित हो, या बहुत सी अमूर्त हो, तो ये गलत होगा। अप्रासंगिक होगा तो मतलब नहीं सीखेगा सही से, बिना चुनौती वाला, बहुत ही अमूर्त हो, अमूर्त होगा वो नहीं सीखेगा क्योंकि मूर्त चिंतन करेगा। तो उनके जीवन से संबंधित हो, जो भी पढ़ा रहा है, जो भी चीजें तो पढ़ा रहा है, पेड़ों के बारे में पढ़ा रहा है, उनके बारे में संस्कृति वगैरह, तो उनके जीवन से रिलेट करना चाहिए, तब वो क्या करेगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा और इंटरेस्ट के साथ ही सीखेगा। ठीक है, चलो इसमें बता। हाँ, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम, क्या है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, कोई बताएगा। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, तो ये तो गलत होगा, तो मैं पूर्व ज्ञान को कैसे अनदेखा करोगे। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अरे समझाना चाहिए, तो मैं ये गलत हुआ। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। देखते हैं, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, हाँ बिल्कुल शब्द है, ये होगा आपका। क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए, सहज सुगम मतलब आसानी से सीख सके बच्चा, तो तुम्हें क्या करना है, शब्द जो जाल होते हैं, शब्द वगैरह होते हैं, तुम्हें रटवाना नहीं है, उनको क्या करना है, तुम्हें बचना चाहिए। अधिक से अधिक तुम ऐसी भाषा का उपयोग करो जो व्यवहारिक हो, जो उनके दैनिक जीवन से जुड़े, जो उनकी मातृभाषा से, स्थानीय भाषा से जुड़े। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए।
तभी क्या होगा, अधिगम परफेक्ट होगा। चलो इसका आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? तो कौन सा इसका है प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? निम्न में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? बताओ। पढ़ाए हो गए विषय से ज्ञान को संबंध करना, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, ठीक है। कौन सा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? जी आकार देना हुआ, ठीक है। तो कौन सा नहीं करेगा? देखो, बहुसंवेदी उकावन करेगा, रचनावादी पर आधारित शिक्षण ये भी करेगा, पढ़ाए हुए विषय के ज्ञान का संबंध करना भी होगा, लेकिन विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, अगर तुम क्या कर रहा है, उसकी संस्कृति से नहीं जोड़ा है, उसके दैनिक ज्ञान से नहीं जोड़ा है, तो उसका क्या होगा, अधिगम में क्या होगा, अधिगम अर्थपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अब आप लोग बताएं आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपके EVS में, तब तक के लिए जय हिंद जय। और आप अपना सभी लोग स्कोर बताएं, ठीक है। आप लोगों को स्कोर बताना है और साथ में ये भी बताना है आपको, आप में जब से हमने क्लास ली है आपकी, ठीक है, उसके बाद आपको पर्यावरण और बाल विकास में कितना आने लगा है, या आपके कुछ डाउट थे वो क्लियर हुए, या आपका जो मानसिक संज्ञानात्मक विकास है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।